हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें से जितने भी मेजर टॉपिक थे वो सारे तो कट हो चुके हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं वो सब। ये जो है आपके 4 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है और इसमें से बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ये पार्ट कट हो गया, आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये भी कट हो चुका है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये भी कट हो गया और सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री ये सब कट हो चुका है। अब अपने टॉपिक करने क्या है, सिर्फ 3 ही टॉपिक है जो चैप्टर के सबसे लास्ट 2 पेज पे दे रखे हैं। एक है अपन को इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन करना है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान करना है और मेजर इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान करना है। ये फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट और लास्ट जो है आपके बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं, बाकी कुछ शॉर्ट नोट्स और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। देखो नाम से ही क्लियर है कि पॉल्यूशन जो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो देखो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पहले आप में से मैं ये समझा देता हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को क्या करे, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करे। मतलब ये रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर उसे क्या करे, कुछ यूजफुल मोर इंपोर्टेंट चीजों में कन्वर्ट करे, उसे अपन क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहां पर कुछ बनाया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसके 2 अपोजिट इफेक्ट होते हैं। एक तरफ ये क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाती है, मतलब बहुत ज्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये क्या करती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचर को क्या करती है, हार्मफुल चीजें भी देती है, बोले तो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। एक अपन ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पर होता है वहां पर फिर अर्बेनाइजेशन होगा, लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे, वहां पर लोग ज्यादा रहने भी लगेंगे और इंडस्ट्री और अर्बेनाइजेशन इन दोनों की वजह से वहां पर एयर, सॉइल, नॉइज और वाटर क्या होगा, पॉल्यूशन होने लगेगा। वाइल्ड लाइफ जो होगी वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। और यही कलेक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या कहलाता है, आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहलाता है। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो होता है उसे अपन फॉलोइंग टॉपिक में स्टडी कर सकते हैं। पहले अपन देखेंगे कि इंडस्ट्री की वजह से वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है, बोले तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। तो इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंस डिस्चार्ज इनटू वाटर सिस्टम। देखो इंडस्ट्री जो होती है उससे जो भी चीजें बनाते हैं उनके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहां पे डाल दिया जाता है, रिवर्स या जो वाटर सिस्टम होते हैं उनमें डाल दिया जाता है, जो क्या क्रिएट करता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ground water board, Ganga and its tributary Yamuna have been extremely polluted due to industrial waste of leather, paper, manure and chemical and drug industry। बोले तो ये जितनी भी इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मैन्योर इंडस्ट्री, केमिकल और ड्रग इंडस्ट्री, इनके जो भी वेस्ट थे वो कहाँ डाल दिए जाते थे, गंगा, यमुना, इन रिवर्स में डाल दिए जाते थे और अब ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। एक आपकी रिवर है गोमती रिवर, वो भी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड और साथ में पॉइजनस भी हो चुकी है। इतना पॉल्यूशन हो गया कि उसका वाटर जो है पॉइजनस वाटर की तरह ट्रीट होने लगा है। और इसका कारण क्या है, वहां पे वेस्ट और पेपर वेस्ट जो होता है पेपर और शुगर इंडस्ट्री से जो आता है वो डाल दिया जाता है। और इसका प्रूफ देखने को मिलता है, वहां रिवर में फिश जो होती है वो डेड मिलती है, मतलब बहुत सारी फिश अपने आप ही मरती जाती है। और ये क्यों मर रही है, क्योंकि उसका जो पानी है वो कैसा हो चुका है, पॉइजनस हो चुका है। और वो पॉइजनस पानी क्यों हो चुका है, पेपर और शुगर इंडस्ट्री के वेस्ट की वजह से हो चुका है। आपके एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई गोमती रिवर जो है उसका जो ये पॉल्यूशन है इसको अगर काउंटर करना है तो 2 सजेशन दीजिए। तो पहला सजेशन तो यही है कि जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती है वो रिवर से थोड़ी दूर एस्टेब्लिश करनी चाहिए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि पेपर और शुगर इंडस्ट्री जो है वह उनका वेस्ट जो है उसको वेस्ट डिस्पोजल के जो दूसरे मेथड होते हैं उनकी तरह से डिस्पोज करना चाहिए, ना कि उन्हें कहाँ पे डाल देना चाहिए, वाटर में डाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये वाटर पॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल है। और देखते हैं अपन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक शिप। देखो जो शिप वगैरह चलती है ओशियन में, ऑर्गेनिक क्या ओशियंस में जो शिप चलती है उनसे जो वेस्ट आता है वो, और कभी कभी क्या होता है ये शिप जो चलती है उनकी मतलब जो ऑयल टैंक होती है वो लीक हो जाती है, उनकी वजह से ऑयल रिलीज होता है। बेसिकली जो भी वहाँ वाटर में एक्टिविटी होती है अपने इंडस्ट्री या शिप की वजह से, उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कभी कभी क्या करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की कुछ एक्सपेरिमेंट भी पानी में कर देते हैं। इन सब से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो ओशियन के वाटर में क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और फिर ये चाहे आपके रिवर ले लो, चाहे ओशियन ले लो, जो भी है, चाहे अपन रिवर ले या चाहे अपन ओशियन ले,
जो भी अपन लेंगे उनके अंदर जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो इस पॉल्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये अपन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का पहला इफेक्ट अपन ने किया, जो कि क्या था, वाटर पॉल्यूशन। दूसरा है, इंडस्ट्री से बहुत सारी गैसें भी निकलती है जो क्या क्रिएट करती है, एयर पॉल्यूशन। तो इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस, जैसे कार्बन, लेड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सारी चीजें क्या करती है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, एयर पॉल्यूशन। और फिर इस एयर पॉल्यूशन से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स, ब्लड और स्किन डिसऑर्डर, ये सब देखने को मिलते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि करीब 30% अर्बन पीपल जो होते हैं उनमें ब्रीथिंग डिसऑर्डर होता है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि आसपास यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री से ये सारे सब्सटेंस निकलते हैं जो लोगों को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज दे रहे हैं। ठीक है, और भी पॉइंट है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उनको भी डिस्कस करते हैं। एक जो एयर पॉल्यूशन होगा उससे जो गैसें निकलती है वो ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट करती है। अगर आप में से कुछ लोग नहीं समझते ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये ग्लोब है और जितनी भी ये अपने एयर पॉल्यूशन जो वाली चीजें हैं जो बाहर निकलती है वो क्या करती है कि अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है। ठीक है, और ये लेयर क्या करती है, जो ग्रीन हाउस होते हैं उनकी तरह काम करती है। जो सनलाइट होती है इनको पेनिट्रेट करके अंदर तो आ जाती है, लेकिन जब इधर से टकराने के बाद जो रेडिएशन बाहर निकलती है उसको बाहर नहीं जाने देती, तो धीरे धीरे सनलाइट अंदर की तरफ क्या होने लगती है, ट्रैप होने लगती है। इससे पूरे ग्लोब का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 0.5 या 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर बढ़ सकता है। अब अपन कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है इतने से टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि जो वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज फॉर्म में रहता है, लेकिन 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो जाता है। तो उससे सिर्फ मेल्ट होने के लिए 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग मतलब ओवरऑल ग्लोब का जहां जहां जैसा जैसा टेम्परेचर था उसमें 0.5 की क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट, तो वो क्या कर सकती है, जितनी भी आइस है उसको मेल्ट कर सकती है। बोले तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा और फिर उससे फ्लड और इवन बहुत सारी मतलब जो स्पेस है वो सारा क्या कर सकता है, सिंक कर सकता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। अब इंडस्ट्री से अपने सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। देखो सॉइल और वाटर पॉल्यूशन जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जहां वाटर पॉल्यूशन होगा वही वाटर फिर कहाँ जाने वाला है, सॉइल में जाने वाला है, सॉइल को भी पॉल्यूटेड करेगा। जितनी भी इंडस्ट्री है उससे जो एसिड रेन होती है, डर्टी वाटर होता है, पॉइजनस एलिमेंट होता है, अगर वो सॉइल में चला जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगेगी तो ये क्या कहलाएगा, सॉइल पॉल्यूशन कहलाएगा। कुछ और भी इंपैक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के, जैसे इंडस्ट्री जो होती है, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो हाई इंटेंसिटी का साउंड प्रोड्यूस करती है तो वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो हाई टेम्परेचर के जो इन्फ्लुएंट होते हैं उनको कहाँ करती है, वाटर सिस्टम में क्या कर देती है, पास कर देती है, जिसको क्या कहते हैं, थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। एक सर्वे में यह भी पता चला है कि 1 आउट ऑफ 8 बर्ड्स इन इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और ये भी किसकी वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन। स्पेशली कौन से पॉल्यूशन की वजह से, रेडिएशन जो निकलती है उनकी वजह से। ठीक है, रेडिएशन पॉल्यूशन भी इंडस्ट्री करवाती है। तो इन सब ये जो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन था जिसमें अपन ने सबसे पहले इंडस्ट्री पॉल्यूशन के बारे में बताया, अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्री पॉल्यूशन को समझाया और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के डिफरेंट पॉइंट समझाए, वाटर सिस्टम में, एयर पॉल्यूशन में, सॉइल पॉल्यूशन में और अदर सिस्टम में। ठीक है, तो इनसे अपन को क्या मतलब मॉरल निकलता है कि अपन को जो इंडस्ट्री वगैरह है उनको मॉडरेट और सेंसिबल फॉर्म में क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि अपन इंडस्ट्री को बंद कर दे, ऐसा भी नहीं कर सकते, लेकिन इन इंडस्ट्री से जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनको अपन कुछ ऐसा ट्रीट करना चाहिए कि इनके हार्मफुल इफेक्ट को काउंटर किया जा सके, इनके वेस्ट को काउंटर किया जा सके, उससे जो यूटिलाइजेशन हो वो यूटिलाइज करे और बाकी के वेस्ट को ट्रीट करे। वेस्ट ट्रीटमेंट के मेथड होते हैं, उन्हें डायरेक्ट यहाँ पे अपने वाटर में और एयर में पास ना करें। ठीक है, तो ये आपके किसके बारे में था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है।
तो देखते हैं इसके पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले अपन को ये लिखना है कि राजस्थान जो है वो बैकवर्ड स्टेट है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब अभी भी वो बाकी के स्टेट के कंपेयर में काफी पीछे है। और कुछ डेटा है जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, ये 3 डेटा इस चीज को ही शो कर रहे हैं। पहला डेटा ये है कि जो अपनी कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 6% कौन बनाता है, राजस्थान, जो कि बहुत ही कम है। ये देखते हुए तो और भी कम है कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। और इंडस्ट्री जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है ओनली 30% जीडीपी, किसकी, राजस्थान की। मतलब राजस्थान की भी बात करें तो उसकी जो जीडीपी है उसका सिर्फ 30% इंडस्ट्री बनाती है। एक और चीज कि राजस्थान में इंडस्ट्री के जो एरिया है वो भी लिमिटेड है सिर्फ मिनरल्स और एग्रीकल्चर पे। तो ये 3 पॉइंट ये शो करती है कि राजस्थान अभी भी बैकवर्ड स्टेट है, किसके रेस्पेक्ट में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेस्पेक्ट में। लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे राजस्थान जो होता है इन इंडस्ट्री में क्या है, फर्स्ट पोजीशन में। कौन सी है, जेम्स और अपने ऑर्नामेंट्स, मार्बल, सीमेंट, लेड, जिंक, सॉल्ट, हैंडीक्राफ्ट, ऑयल सीड इंडस्ट्री, इनमें ये राजस्थान क्या है, अव्वल नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो इन इंडस्ट्री पे आगे देखो, आगे अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक में अपन को क्या करना है, राजस्थान की डिफरेंट इंडस्ट्री का डिस्क्रिप्शन करना है। उनमें ये इंडस्ट्री पे आप विशेष गौर दे, कौन कौन सी, सीमेंट, लेड और जिंक, सॉल्ट, हैंडीक्राफ्ट, ऑयल सीड, मार्बल, ठीक है। मेजर इंडस्ट्री एरिया कौन कौन से है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, तो कौन कौन से, अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारन, अजमेर एंड पाली, ठीक है। मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, तो लेड और जिंक, सीमेंट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मार्बल इंडस्ट्री, सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री, वुल इंडस्ट्री, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑयल सीड इंडस्ट्री। 1 बाय 1 इन सबको भी करना है। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान में शॉर्ट नोट्स लिखो तो ये आप पूरा लिख सकते हो। अगर आपको पूछे कि राजस्थान अभी भी बैकवर्ड है इंडस्ट्री के एरिया में, तो ये आप ये स्टर्निंग के 4 पॉइंट लिख सकते हो। एक आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटे छोटे कि राजस्थान जो है टोटल इंडस्ट्री का कितना % कंट्रीब्यूट करता है, तो 6%। एक आपको ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान की खुद की जीडीपी में इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 30%। एक आपको पूछ सकते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री में राजस्थान जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में है, तो कौन कौन से, मिनरल और एग्रीकल्चर। कौन कौन सी इंडस्ट्री में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इन सारी इंडस्ट्री में फर्स्ट पोजीशन पे। कौन से डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, तो ये सारे अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारन, अजमेर और पाली। मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, तो ये मेजर इंडस्ट्री के नाम है। और यही मेजर इंडस्ट्री अपना अगला टॉपिक है जिसे अपन को 1 बाय 1 सबको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेजर इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसमें सबसे पहला लेते हैं लेड एंड जिंक इंडस्ट्री। तो 90% जो टोटल प्रोडक्शन होता है कंट्री का लेड और जिंक का, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान करता है। इसका मतलब राजस्थान क्या है, मैन और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, लेड और जिंक का। 95% अकेला राजस्थान प्रोड्यूस करता है। और इसके लार्ज डिपॉजिट कहाँ देखने को मिलते हैं, लेड और जिंक के अरावली माउंटेन रेंज में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं रेंज के आसपास, इन्हीं माइनिंग एरिया के आसपास इन फॉलोइंग जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सी, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, इनमें क्या बनाई गई है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई है। तो अगर आपको पूछे लेड और जिंक इंडस्ट्री जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कौन कौन से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। और कौन कौन से एरिया, तो उदयपुर में जावर और दिबारी, चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, चंदेरिया, और राजसमंद में कौन सा है, राजपुरा और रामपुरा, ठीक है। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर क्या हो रही है, लेड और जिंक की बहुत बड़ी बड़ी सी इंडस्ट्री है, ठीक है। और ये इंडस्ट्री एरिया यहीं पर क्यों है, क्योंकि ये अरावली माउंटेन रेंज के क्या होते हैं, आसपास है, ठीक है। सेकंड अपन को लिखना है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, और जितनी भी इंडस्ट्री दे रखी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान में पूछने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री। राजस्थान जो है सीमेंट के बारे में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये करीब 60% टोटल प्रोडक्शन का राजस्थान अकेला बनाता है। सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान में लखेरी जगह पर 1912-13 में स्टार्ट हुआ था। राजस्थान में दोनों तरह की सीमेंट बनती है, पोर्टलैंड सीमेंट जो अपने वो ग्रे कलर की जो आती है वो, और 10% वाइट सीमेंट भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट जो सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर वगैरह। There are 6 large scale cement factory in चित्तौड़गढ़, so it is called cement city of state।
ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान की कौन सी सिटी को सीमेंट सिटी ऑफ राजस्थान कहते हैं और क्यों। तो किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि 6 मेजर स्केल सीमेंट फैक्ट्री जो है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसलिए चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? सीमेंट सिटी ऑफ राजस्थान कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेड बाय स्किल्स ऑफ हैंड, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हैंड के स्किल्स काम आते हैं, मतलब हाथ का जो हुनर कह सकते हैं उससे जो चीज़ें बनाई जाती है उनको अपन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में कहते हैं। और राजस्थान हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस भी है। जेम्स होते हैं उनके क्राफ्टिंग के, ऑर्नामेंट मेकिंग के इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर? जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा में। जो मूर्तियाँ वगैरह बनते हैं, आर्टिस्टिक गुड जो बनते हैं, उसके लिए भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ पर है। कहाँ पर है? जोधपुर और उदयपुर में। लाख इंडस्ट्री और बैंगल्स जो बनाते हैं वो भी इंडस्ट्री राजस्थान में। कहाँ पर है? जयपुर और जोधपुर में। डाइंग, प्रिंटिंग और बंदेज के जो कपड़े आते हैं, जो साड़ियाँ वगैरह जो आती है और जो सलवार सूट वगैरह आते हैं, बंदेज के जो वर्क होते हैं, जो डाइंग और प्रिंटिंग जो होती है, वो सब भी राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आते हैं। कहाँ कहाँ पर होती है? पाली, बाड़मेर, सांगनेर। ठीक है। लेदर आइटम्स भी बनते हैं जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर में। तो राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ही रिच है और इसके लिए राजस्थान को जाना भी जाता है। और ये अलग अलग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्री कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो भी आपको याद करना है। देखो छोटा सा टॉपिक है तो आप छोटे से टॉपिक में तो कुछ छोड़े ही ना, हर चीज़ याद करें। ठीक है। नेक्स्ट है मार्बल इंडस्ट्री। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान जो है उसका मकराना, आपने पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, जिसे मार्बल सिटी भी कहते हैं, बहुत फेमस है। तो राजस्थान में मार्बल इंडस्ट्री भी बहुत बड़े लेवल पे है और राजस्थान में हाई क्वालिटी का मार्बल मिलता है। मार्बल की कटिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, इनके लिए जो भी यूनिट होती है वो राजस्थान में एस्टेब्लिश है। और कहाँ कहाँ पर है? मकराना। ऑब्वियस थिंग है क्योंकि ये मकराना तो कहलाती भी है मकराना सिटी नाम से, मार्बल सिटी के नाम से। सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़, ये सब मार्बल इंडस्ट्री के डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है सॉल्ट और केमिकल इंडस्ट्री। तो देखो सॉल्ट जो है राजस्थान में बहुत टाइम से बनता आ रहा है, सॉल्ट वाटर से बनाते हैं। और यहाँ अपने सॉल्ट वाटर के लिए एक लेक बहुत फेमस है जिसे कहते हैं सांबर झील जो होती है या सांबर लेक जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और इससे ये सिर्फ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है और साथ साथ में सॉल्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो सॉल्ट के हिसाब से देखें तो ये अपन के 3 पॉइंट होते हैं कि राजस्थान में सॉल्ट वाटर से क्या बनाया जाता है? सॉल्ट बनाया जाता है। कौन सी लेक यूज की जाती है? सांबर, जो कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और अमाउंट भी लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है। केमिकल इंडस्ट्री की जहां तक बात की, 2 इंडस्ट्री के नाम है और इसके लिए आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन भी है। सोडियम सल्फेट के लिए कौन सी जगह पर इंडस्ट्री है? डीडवाना में, जो कि कहां पर है? नागौर में। और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए कहां इंडस्ट्री है? पचपदरा में, जो कि कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं वुल इंडस्ट्री। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ शिप एंड वुल गिविंग एनिमल्स आर रियर्ड इन राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वुल और जो भी वुल देने वाले एनिमल्स है जैसे शिप है उनसे रियरिंग सबसे ज़्यादा नंबर पे की जाती है। और वुल से यहाँ पर क्या जो भी कपड़े वगैरह बनते हैं, कारपेट्स वगैरह बनते हैं, वो कहाँ कहाँ बना जाते हैं? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली। तो वुल इंडस्ट्री के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली। ठीक है। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में राजस्थान अभी इतना डेवलप नहीं किया गया, अभी भी इनिशियल स्टेज पे है। यहाँ पर 4% जो होता है वो प्रोडक्शन होता है कॉटन का। और इसके लिए कौन कौन से स्टेट है? डिस्ट्रिक्ट है? भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली, ये जहाँ है यहाँ पर टेक्सटाइल की क्या है? मिल्स है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल सीड इंडस्ट्री। इसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है ऑयल सीड के लिए। ये भी अपने पिछले चैप्टर में था अपने। ऑयल जो मिल्स जो होती है किसके लिए? ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन, अलसी, वो राजस्थान में प्रेजेंट है। और कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा और बूंदी में। नेक्स्ट है कुछ और भी इंडस्ट्री है जो राजस्थान में, जैसे शुगर मिल्स है कहाँ पर? बूंदी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में। गवार गम की मिल्स है कहाँ पर? चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में। पेपर इंडस्ट्री है कहाँ पर? गोसुंडा, कोटा और भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन जगह पर। ये बस इतना ही डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में दे रखा है। सिर्फ 3 ही टॉपिक है। एक है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान,
मेजर इंडस्ट्री इन राजस्थान, और आपका इन 3 टॉपिक से ही आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं। एक दो क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री राजस्थान में कहां पर है, तो गोटन नागौर और खारिया जोधपुर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट राजस्थान आर टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश, राजस्थान में टेक्सटाइल मिल कहां कहां पर है, तो भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, पाली और गंगानगर। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछे कि ये वाली इंडस्ट्री कौन कौन से राजस्थान में किन किन डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे भी छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, तो आप हर डेटा याद रखें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंडस्ट्री विच परफॉर्म process of transformation of raw material into finished good is known as manufacturing industry. Where are the MgSO4, बोले तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री, तो ये भी अपने आ चुका है। मैग्नीशियम सल्फेट की इंडस्ट्री थी पचपदरा बाड़मेर में, और सोडियम सल्फेट की थी डीडवाना नागौर में। देखो कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। एक तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, वैसे आपके 4 मार्क्स का चैप्टर है तो आने के चांसेस तो कम है, तो आपको शॉर्ट नोट्स की जैसे भी पूछा जा सकता है। एक डिस्क्राइब मेजर इंडस्ट्री इन राजस्थान, ये भी पूछा जा सकता है। एक आपके शॉर्ट नोट्स जैसे राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। डिस्क्राइब सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान, ये पूछा जा सकता है। मेजर इंडस्ट्री इन राजस्थान को शॉर्ट में पूछा जा सकता है, नाम बता दो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप छोटा सा टॉपिक है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए और खूब खुश रहिए। Thank you for watching.